हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों में आज शुरुआत तो एक डीप कट के साथ हुई थी, लेकिन लोअर लेवल से एक बहुत ही स्ट्रांग पुल बैक मार्केट ने लिया और उसके बाद सीमित दायरे में ही कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। आज का मार्केट क्लियर कट उन स्टॉक्स के लिए था जहां पर आज स्टॉक स्पेसिफिक कामकाज था। मिसाल के तौर पे आज फार्मा में बिकवाली थी, लेकिन डीवी स्लैब नए हाईज की तरफ या फिर डे हाई की तरफ बंद हुआ, या फिर एफएमसीजी में खरीदारी थी तो गोदरेज कंज्यूमर में तेज बिकवाली होते हुए दिखाई पड़ी। ऐसे अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज मार्केट में बन रही थी। अगर पूरा मूव था तो था पीएसयू बैंक्स में, पीएसयू कंपनीज में, ओएमसीज में, ऑयल एंड गैस में रादर। इसके अलावा पेपर स्टॉक्स में जहां खरीदारी थी, सीमेंट स्टॉक्स जहां पर खरीदारी थी, छोटे स्टॉक्स में मिसाल के तौर पे सुजलॉन, यस बैंक, जेपी एसोसिएट्स, रिलायंस इंफ्रा, पावर, एचसीसी, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर खरीदारी लगातार बनी हुई है, रादर यहां पर भी बाइंग हो रही है। तो ऐसे करके अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक मूव मार्केट में बन रहा था। लिकर में यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रिवरीज, थोड़ी बहुत बाइंग वहां थी, बाद में सेल ऑफ आ गया। सुला वाइनयार्ड का आईपीओ खुला तो उसका भी एक मेजर इंपैक्ट वहां पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज जहां पर मेजरली सीमेंट में आज कामकाज ज़्यादा था। डालमिया भारत अच्छी तेजी में था, जेपी कैसे खरीदें उस खबर का इंपैक्ट देखने को मिला। न्यू एज कंपनीज बैकफुट पे थी आज। पीएसयू बैंक्स तेजी में थे, पीएनबी, बीओबी, केनरा सब में तेजी थी। उसके अलावा पीएसयूज तेजी में थे, कोल इंडिया, गेल, यहाँ पर भी खरीदारी। तो ऐसे अलग अलग मूव, अलग अलग मार्केट के स्टॉक्स जहाँ पर मूव बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। हालांकि जानकार मान रहे हैं कि मार्केट की इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ अभी भी बरकरार है और कैश मार्केट में कामकाज बहुत हुआ नहीं है, तो वहाँ पर शायद अभी भी तेजी का जो दौर है वो बना रहे। तो इस आधार को आप मानकर एटलीस्ट लॉन्ग साइड पर भी पोजिशन देख सकते हैं, जब तक निफ्टी 18,200 को एटलीस्ट होल्ड कर रहा है। ओके, अब सीधे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा अंतराल हो गया जिसके बाद आज हम बात कर रहे हैं। तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और कुछ सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। पहला सवाल जो मेरे पास आया है, पर तो वही ढूंढूं कहाँ गया वीडियो ही। हाँ, पहला सवाल जो मेरे पास आया है वो है सुला वाइनयार्ड आईपीओ। सर, दो तीन चीज़ें हैं। देखिए, वाइन मार्केट पूरी लिकर मार्केट का बहुत छोटा हिस्सा होता है, क्योंकि एक बहुत सिलेक्टिव लोग इसको ऑप्ट करते हैं, और उस मार्केट में 2% के आसपास का शायद ये पूरा मार्केट का हिस्सा वाइन होता है। सेकंड नंबर पे वाइन मार्केट का 52% हिस्सा इंडिया में सूला ओन करता है। दो एक और है वाइन, वो फ्रेटर्निटी कुछ नाम उसका, मैं नाम मिस कर रहा हूँ उसका। तो वो दो कंपनियां हैं जो कि मेजर डोमिनेंट प्लेयर्स में, सबसे बड़ा नाम सूला वाइनयार्ड का है। 4 सेगमेंट में डील करते हैं, 4 सेगमेंट के अंदर इनके कई सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। दो कंपनी अच्छी है, वाइन की क्वालिटी भी इनकी ठीक है, बहुत अच्छी नहीं लेकिन ठीक है, और अदरवाइज सेल भी अच्छी है इनकी। यूनिक बिजनेस में है, 2 यूनिट्स है कर्नाटक और वहाँ पर एक महाराष्ट्र नासिक में। आप सुला वाइनयार्ड जा भी सकते हैं कभी भी अगर देखना चाहें तो, प्रोसेस भी समझा देंगे वो आपको। 960 करोड़ रुपए का आईपीओ आज से खुला है, पूरा का पूरा ओएफएस है, तो कंपनी के अंदर कुछ नहीं आ रहा, नई कैपेसिटी एडिशन के लिए पैसा नहीं है। आप मतलब ये पैसा वहाँ नहीं जाएगा, ये पैसे में किसी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को एग्जिट दिया जा रहा है। तो ये एक दूसरा हिस्सा है। वैल्यूएशन पार्ट ठीक ठाक है, लिस्टिंग गेन के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग पार्ट और आपको बता दूं कि पिछले 10 साल में किसी लिकर कंपनी का आईपीओ आया नहीं है। रवि कुमार डिस्टिलरीज का आखिरी आईपीओ था 2010 में, जिसके बाद आज आया है, तो 12 साल बाद करीब ये आईपीओ आ रहा है। तो इसीलिए मार्केट फैंसी ले रहा है। लिकर के लिए अगर आप प्ले करना चाहते हैं तो एग्जिस्टिंग प्लेयर में यूनाइटेड स्पिरिट्स, पहले भी इसी प्लेटफॉर्म पर मल्टीपल टाइम बोला हुआ है, और वहाँ से 750-800 रुपये चलता है, 950 आ गया, और अभी भी इट्स अ बाय। सेकंड इज रेडिको खैतान, ऑब्वियसली लिकर स्पेस में। थर्ड इज यूनाइटेड ब्रिवरीज, अगेन इन अ बियर स्पेस। तो 3 कंपनियां तो रखी है। सोम डिस्टिलरी ऑन एंड ऑफ आप देख सकते हैं, लेकिन उसमें मूव आएगा उसके अकॉर्डिंग। और लास्टली अगर आप सूला में जाना चाहते हो तो एक लॉट ले लीजिए, लिस्टिंग गेन मिल जाए निकल जाइए, दूसरा लॉट लेके होल्ड कर लीजिए अगर आप लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं तो। लेकिन कैच यही है कि लॉन्ग टर्म विजन स्टोरी ना आईपीओ में नहीं समझ में आएगी, वो आपको 1 साल बाद समझ में आएगी जब कंपनी केपेक्स करेगी और बाकी चीज़ें होंगी। सो लिस्टिंग गेन के लिए देख सकते हैं, अदरवाइज आपको बहुत अच्छे मौके मिल सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। ओके, करंट पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ 28% आईटी टेक्नोलॉजी,
shares which is flat at current level for long term. Please comment on more addition at next dip in this sector to avoid over exposure. दीक्षित जी देखिए 28% एक्सपोजर अगर आपका है तो कोई बड़ा एक्सपोजर नहीं है. आप 1/4 पोर्टफोलियो का हिस्सा करीब करीब आपका आईटी है, जिसमें आपने 5 नाम गिनाए हैं और नाम सारे सही हैं, टीसीएस, इन्फोसिस. और जिस तरह का फॉल आया है, फियर जैसे जैसे बढ़ रहा है आईटी में, वैसे वैसे अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है आगे इन्वेस्ट करने को लेकर. देखिए जितनी हंकी डोरी स्टोरीज होती हैं उनको आपको अवॉइड करना है, और जितनी फियर वाली स्टोरीज होती हैं उनको आपको एक्सेप्ट करना है फॉर बिल्डिंग अ पोर्टफोलियो. बाय फियर एंड सेल ग्रीड, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है मार्केट की. तो आप धीरे धीरे ऐड करिए. आपकी कॉस्ट के थोड़ा सा नीचे आप थोड़ा और ऐड कर सकते हैं. ओवर एक्सपोजर इसलिए नहीं होगा कि अगर 28% आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा है तो बाकी पोर्टफोलियो में तो आप कुछ ना कुछ लेते ही रहेंगे ना. लेकिन 28% हिस्से में आप ओवर एक्सपोज अभी नहीं हुए. ओवर एक्सपोज होता है 70% हिस्सा आपने आईटी भर लिया है, या 50 से ज़्यादा आप आईटी चले गए. थोड़ा आईटी आप ले लीजिए, पेशेंस दे सकते हैं, और कुछ नहीं मिला तो डिविडेंड तो मिलेगा ही ना आपको. तो ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से क्वालिटी कंपनी को ऐड करिए, एक्यूमुलेट करिए. आईटी वर्स्ट के सिनेरियो में, जो मैं अभी शीट अपनी बनाए खुद ही बैठा हूँ, जो आज मैंने ट्वीट भी की है, उसके हिसाब से 27 का एवरेज मल्टीपल है, 17 का एवरेज 10 ईयर मल्टीपल है सेक्टर का, और 7 का कोविड का मल्टीपल है. वो तो एक्सेप्शनल है, उसको छोड़ दीजिए. अब 17 और 27 के बीच में 20-22 एवरेज सही है, तो वही वर्स्ट होगा जिसकी गुंजाइश थोड़ी कम है. तो आप धीरे धीरे आराम से ऐड करिए. कोई इसमें घबराने वाली बात सोफार नहीं दिख रही है. आप ओवर एक्सपोज भी नहीं है, तो आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर आईटी. ओके. इसके अलावा कोल इंडिया 786 शेयर 254 2019 की बाइंग है. डिविडेंड से अब तक 63 रुपये पर शेयर मिल चुके हैं. क्या करना चाहिए? तो आपकी कॉस्ट हो गई करीब करीब 190 रुपया. तो अभी भी आप अच्छे प्रॉफिट में हैं. आप बने रहिए सर, कोई ऐसा इशू नहीं है. डिविडेंड आपको मिलता रहेगा, और डिविडेंड में पूरी कॉस्ट भी निकाल देगा. क्योंकि जहाँ तक मेरी याददाश्त कहती है, कोल इंडिया का आईपीओ 280 रुपये में आया था, या 320 रुपये में आया था शायद 2010 में. और तब ये कंपनी तब से लेके अब तक लगातार डिविडेंड दे दे के कॉस्ट को ख़त्म कर चुकी है अपनी. बोनस इन्होंने नहीं दिया, बिना बोनस के शेयर आधा हुआ है, लेकिन डिविडेंड इतना दे चुकी है कि कॉस्ट निकाल चुकी है. सो अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है और आप डिविडेंड को थरली समझ रहे हैं, जैसा मैं देख भी पा रहा हूँ, तो आप आराम से बने रहिए. बस एक ही चीज़ करिएगा कि जो डिविडेंड से पैसा आप निकाल रहे हैं इन शेयरों से, उससे कोई और क्वालिटी आईटी ले लीजिए इस समय, क्योंकि वो फ्री का पैसा है वैसे भी. आप मतलब इस पार्ट में ऐड करने की वजह से कहीं और ऐड कर लीजिए. तो विद टाइम आपका कोल इंडिया से पैसा भी निकल जाएगा, और विद टाइम वो किसी और में इन्वेस्ट भी हो जाएगा, और आपका पोर्टफोलियो में 2 स्टॉक भी हो जाएंगे. तो ऐसे करके एक डाइवर्सिफिकेशन आप क्रिएट कर लेंगे विद टाइम. तो आप उसको ऐसे प्ले कर सकते हैं. और आगे चल के भी अगर कोई आईटी या कोई ऐसी पीएसयू कंपनी उठाएं जहां से डिविडेंड अच्छा आ रहा हो, तो उस डिविडेंड को भी प्लो बैक करते रहिए उन सेक्टर्स में जो कि उस समय डिप्रेस्ड हैं, ताकि जब वो वापस ऊपर आए तो आपका डिविडेंड को भी आप अच्छे से गेन करते हुए देख पाए. तो ऐसे करके आप उसे एक टेक्निकल वे में बिल्ड कर सकते हैं. ओके. व्हाई डीमार्ट मैनेजमेंट नॉट गिविंग इंटरव्यू? शिवम सर, अच्छी बात है वैसे. डीमार्ट का मैनेजमेंट अगर इंटरव्यू नहीं देता, वैसे तो वो कभी आते ही नहीं. उनको पिछले 15 साल या 17 साल में मैंने एक बार देखा है वो आईपीओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में. उसकी वजह ये है कि कुछ मैनेजमेंट काम पे फोकस करते हैं, कुछ मैनेजमेंट अपनी इमेज बिल्डिंग पे फोकस करते हैं, जिनकी ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू देखेंगे. तो ये ज़रूरी नहीं है कि इंटरव्यू नहीं आ रहे तो गलत है. इंटरव्यू नहीं आ रहा तो अच्छा है. उल्टा कई मैनेजमेंट अच्छा है, वो इंटरव्यू नहीं देता. आपने किसी बड़ी मल्टीनेशनल जाइंट के मैनेजमेंट को इंटरव्यू देते हुए देखा होगा. इनफैक्ट देश की जो टॉप 5 कंपनीज हैं उसमें पहला नाम आता है रिलायंस का. मुकेश सर का इंटरव्यू शायद ही किसी ने इंडिविजुअली किसी स्टॉक या कंपनी के नंबर से किसी कंपनी के आउटलुक पे सुना हो. टीसीएस का, जिसमें चंद्रशेखर सर अब नहीं बोलते, पहले कभी वो आउटलुक देते थे. देन कम्स एचयूएल, जिसकी मैनेजमेंट भी आपको कम ही दिखाई पड़ेगी. देन कम्स इन्फोसिस, जिसके सीएमडीज भी कम ही दिखाई पड़ेंगे. एंड देन कम्स एचडीएफसी बैंक, जिसके सीएमडीज भी नंबर्स के अलावा कभी नहीं आते. सो रेयर इंटरव्यूज आते हैं बड़ी अच्छी कंपनियों के. तो अगर उसमें आ भी रहा है तो ऐसा कोई इशू नहीं है. रही बात कंपनी की, तो कंपनीज लार्जली फोकसिंग ऑन बिल्डिंग अ रियल स्टेट असेट, जिसमें वो अपने स्टोर्स को भी ऐड कर रहे हैं ताकि मार्जिन बेटर हो. इंटरेस्ट कॉस्ट इनके ऊपर है नहीं, तो इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं आएगी, रेंटल कॉस्ट नहीं आएगी, तो गोइंग फॉरवर्ड मार्जिन बेटर ही रहेंगे इनके. तो वेल पोजीशन, वेल प्लेस्ड है. अगर आप लेना चाहते हैं तो देख भी सकते हैं ऐसे. ओके. जुपिटर वैगन व्यू अप टू बजट, लिखिता इंफ्रा व्यू. अल्पेश जी, लिखता इंफ्रा में तो रिसेंटली मैनेज कुछ बड़े निवेशकों ने एंट्री की थी, जिसको बीएससी में भी उन्होंने डिस्क्लोज किया था. तो जहां उनका डिस्क्लोजर है, वो मेरे को दाम नहीं याद है, लेकिन यहाँ से अब से 20 दिन पहले आपको वो डिस्क्लोजर मिल जाएगा.
आप BSE में चेक कर सकते हैं, उस दाम को एक आधार मान सकते हैं जहां पर आप एंटर कर सकते हैं, क्योंकि अगर वहां पे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं अगर आप इस कंपनी में एंटर करना चाहते हैं तो। पहली चीज़। रही बात जुपिटर वैगन की, तो जुपिटर वैगन से अच्छे नाम, क्योंकि रेलवे एक तरफा चल चुका है, तो इस तरह की तेज़ी के बाद एंटर करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। बड़े वैगन स्पेस में अगर एंटर करने की बात हो रही है तो टीटागढ़, जिसके क्वार्टर के नंबर बहुत अच्छे थे लास्ट वाले, जिसने एक नया एक्विजिशन भी किया, तो उसको आप देख लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है इन दोनों में अगर आप एंटर करना चाह रहे हैं। वरना BHEL भी ठीक है अगर नीचे मिल जाए तो, लोको में भी जल्दी उनका काम है। ओके, सनोफी फॉर लॉन्ग टर्म एट CMP, जाना साहब रख सकते हैं। मतलब जो IT का हाल कुछ दिन पहले था, वो फार्मा का हाल आजकल है। तेज़ बिकवाली भी चल रही है और इसने थोड़ा स्टेबल भी हुआ है। पहले से जो बिकवाली की इंटेंसिटी थी वो कम हो गई सनोफी में, 8,000 से टूट के 5,000 की रेंज में आ गया, अब थोड़ा स्टेबल है, आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अब लग रहा है पिक्चर देख के, कंपनी क्वालिटी में तो इशू नहीं है ऑब्वियसली, डिविडेंड भी अच्छा देते ही हैं, तो आप आराम से बने रहिए और थोड़ा थोड़ा यहाँ ऐड भी कर लीजिए, कोई इशू नहीं इसमें। डालमिया भारत एंड जुबिलेंट फूड, थैंक यू विनोद जी। पहले तो डालमिया भारत सर, नई सीमेंट कैपेसिटी एडिशन, इनफैक्ट ये देश की चौथी या पांचवी सबसे बड़ी कंपनी है सीमेंट की। पहली है अल्ट्राटेक, दूसरी है श्री, और ACC अंबुजा को मिला देंगे तो वो दूसरी हो जाएगी, तो तीसरी बन जाएगी श्री, और चौथी बन जाएगी डालमिया भारत, पांचवी हो जाएगी नुवोको, छठी हो जाएगी JK सीमेंट। ये मतलब मोटा मोटा ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन ये तीसरी या चौथी सीमेंट कंपनी सबसे बड़ी। और आज के JP एक्विजिशन का इम्पैक्ट भी आएगा कि सीमेंट कैपेसिटीज़ और ऐड हो जाएंगी। देखिए, सीमेंट में दो चीज़ें सारा मैटर रखती हैं, पहला इनकी कैपेसिटी, दूसरा रियलाइजेशन, तीसरा मार्जिन, और नई कैपेसिटीज़ का एडिशन का फेस। ग्रुप अच्छा, कंपनी अच्छी, क्वालिटी अच्छी, आराम से आप होल्ड करिए, नीचे की तरफ से और ऐड कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। जुबिलेंट फूड पर भी किसी और ने मुझसे एक सवाल पूछा था ट्विटर पे थोड़ी देर पहले, तो उनको भी यही जवाब दूंगा कि देखिए 300 रुपये का शेयर 800 रुपये तक गया, एडजस्टेड दाम जो है, और 800 रुपये का शेयर टूट के 580 रुपये आ गया था, 520 रुपये चल रहा है शायद अभी। तो जो गिरावट का दौर है वो तो ऑलमोस्ट डन है, तो अब इसमें बहुत ज़्यादा डाउनसाइड नहीं है। वर्स्ट केस में 480 490 वर्स्ट केस में, तो जिसकी गुंजाइश थोड़ी कम दिख रही है। क्वालिटी है, समय ले सकती है, पूरा ग्रुप बहुत समय ले रहा है, जुबिलेंट इंग्रेविया, फार्मोवा, फूड्स, तो थोड़ा समय ले सकता है, लेकिन क्वालिटी में इशू नहीं है। आप में पेशेंस है तो आप दोनों कंपनियों में आराम से बने रहिए और नीचे की तरफ ऐड भी करिए, कोई इशू नहीं है। ओके, सीमेंट स्टॉक प्राइस अंडर 500, अल्पेश सर अंडर 500 का कंसेप्ट मुझे समझ में नहीं आया। एग्जाम्पल देता हूं, अगर आप मदरसन सुमी जो कि 75 रुपये का शेयर है, इसके सारे बोनस और स्प्लिट एडजस्ट कर दें वापस, वो घट घट के अलग हुए ना, तो वापस जोड़ दें, तो उसका दाम MRF से ज़्यादा होगा, क्योंकि उन्होंने बोनस स्प्लिट इतने दे दिए, इक्विटी इतनी डाइल्यूट कर दी। आप 500 रुपये के नीचे के शेयर ढूंढ रहे हैं, मैं 10 नाम बता दूंगा, लेकिन वो सब अल्ट्राटेक की तरह बड़े नहीं हो सकते ना, क्योंकि सीमेंट की सारी कंपनियां बड़ी हैं। तो अगर आप 500 के नीचे ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए अंबुजा इज द बेस्ट, पहला आपके सवाल का एक जवाब है। दूसरा, अगर आप इस तरह के शेयरों में अपने आप को नहीं बांधें 500 400 200 300, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, क्वालिटी कम्स विद द प्राइस। आप लिवाइस की जीन्स और लोकल जीन्स में अंतर समझ ही गए होंगे खुद ही। कभी आप जाके किसी बड़े शोरूम से कोई अच्छे कपड़े खरीदते हैं और नॉर्मल कपड़े खरीदते हैं, तो आपको अंतर पता ही होगा दोनों में, क्यों क्वालिटी कम्स विद द प्राइस। ऑडी के दाम पे क्यों है, मारुति के दाम पे क्यों है, अपने आप बैठ के आपको समझ में आ जाएगा। सो अल्ट्राटेक के साथ खामी ये है कि वो धीरे धीरे चलेगा, कम रिटर्न देगा, 20% सालाना देगा, लेकिन ये अश्योरिटी है कि वो क्रैश करके बंद नहीं हो जाएगा। लेकिन छोटी कंपनियां क्रैश करके बंद भी हो सकती हैं, ऐसे बहुत एग्जाम्पल आपने हिस्ट्री में देखे होंगे। बड़े बड़े नाम, बड़ी बड़ी फैंसीज जिनके पीछे प्रॉफिटेबिलिटी सपोर्ट नहीं करते, वो बंद हो जाते हैं। लेकिन अल्ट्राटेक इस तरह का नहीं है, देश की सबसे बड़ी कंपनी है, तो इसीलिए 500 रुपये 400 रुपये चक्कर में मत पड़े। ये भी जरा एक बार देख लें कि उसकी फेस वैल्यू कितनी है, उसका स्टॉक स्प्लिट कितने हुए हैं, उसमें बोनस कितना है, कितनी इसकी हिस्ट्री में इक्विटी डाइल्यूशन हो चुका है, उसके बाद आधार माने। और रही बात ये चीज़ तय करने की क्या लेना क्या नहीं लेना, तो बेटर यही है कि आप अंबुजा एक बार को देख सकते हैं अगर स्पेस में ढूंढ रहे हैं तो। ग्लेनमार्क लाइफ एंड GLS दोनों ही सर अवॉइड करिए पहले तो निक सर, क्योंकि ग्लेनमार्क लाइफ के केस में हिस्ट्री अभी क्लियर नहीं है, बहुत समय हुआ नहीं है इसकी IPO को आए हुए। फार्मा तो फिर भी पुराना है, लेकिन लाइफ तो अभी आया है, 1 साल ही हुआ, 1 साल भी नहीं हुआ रादर, तो इसलिए इसमें तो अभी क्लियरली सिचुएशन समझ में नहीं आएगी, तो बेटर है अवॉइड ही करिए। अगर आपके पास है तो बैठे रहेंगे आप, उससे ज़्यादा क्या करेंगे। और GLS तो मतलब मैं ट्रैक भी नहीं करता, अगर GLS इंटरनेशनल की बात करें तो अवॉइड ही करिए, ज़्यादा बेटर है। ओके, बजाज फाइनेंस सर, क्वालिटी वाइज तो कोई एज सच इसमें इशू नहीं है। अब रही बात प्राइस वाइज इशू, 5600 से 6800 नहीं 6200, ये जोन्स को आप
थोड़ा ध्यान रखिएगा। इन जोन्स के आसपास कहीं मिलता है, धीरे धीरे आप ऐड कर सकते हैं। और मतलब रिसेंट फॉल का मुझे लेवल नहीं पता है कहाँ तक चला गया, बट 5600 इज़ अ बेसिक लेवल जिसको आप ध्यान रख सकते हैं। क्वालिटी वाइज इशू नहीं है, बट एक तरफा चला है। और एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि ये पिछले 12 साल के नंबर्स में निफ्टी में सबसे ज़्यादा रिटर्न अगर किसी का CAGR वाइज मिलेगा आपको तो बजाज फाइनेंस में मिलेगा, लेकिन वो CAGR 56% के आसपास कहीं आता है। तो वो 56% का CAGR ग्रोथ शायद अब कंटिन्यू ना कर पाए, क्योंकि एक तरफा ग्रोथ दिखा भी चुका और लो बेस से चला है, तो थोड़ा सा शायद कूल ऑफ होगा। तो वो ग्रोथ एक्सपेक्ट मत करिएगा, लेकिन एक 20% की फेयरली ग्रोथ ये कंपनी दे सकती है। सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और NBFCs जो कंज्यूमर ड्यूरेबल को फाइनेंस करते हैं उनके लिए बेटर होता है, तो NBFC में ये भी आता है। तो आप अदरवाइज देख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। क्वालिटी है, नीचे मिले आराम से ऐड करिए। एटलीस्ट क्वालिटी को लेके कंसर्न नहीं है यहाँ पे, प्राइस को लेकर कंसर्न है, वो एवरेज करते करते अपने आप बराबर हो जाएगा। यस बैंक सर अभी तो प्रॉफिट में है, आप आराम से बने रहिए अपने प्रॉफिट के साथ, तेज़ी मिल ही रही है। बस ये है कि 15 का शेयर है, 25 आए तो 500 निकाल दीजिएगा, 30 आए तो 500 और निकाल दीजिएगा। ऐसे करते करते थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट ऊपर लेते रहिए। बहुत लोग बहुत लेवल से फंसे हुए हैं, तो शायद इक्विटी ऊपर बिके भी इनकी, तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी लेते रहिएगा, वो भी एक लॉजिकल है। और लगे आपको कि नहीं आपको रखना भी है तो लास्ट के 1000 रख लीजिएगा, तो कॉस्ट आपकी निकल आएगी, फ्री के शेयर छोड़ दीजिए, कोई इशू नहीं उसमें। ओके, मदरसन 2075, अजय जी बहुत ज़्यादा चला हुआ शेयर और बहुत मासिव इक्विटी डाइल्यूशन के बाद ये लेवल है, तो मोमेंटम को ही कोशिश करिएगा। लॉन्ग टर्म विजन बहुत बड़ा ये बना चुका ऑलरेडी। अगर पुरानी हिस्ट्री आप देखना चाहेंगे तो ये 93 का शायद IPO, 93 से लेके अब तक करीब 10,000 रुपये को 200 या 300 करोड़ रुपए बना चुका ऑलरेडी। 300 करोड़ रुपए बना चुका 10,000 रुपयों को। इतने सारे इक्विटी बोनस दे चुका है। ये ज़्यादा होगा तो फिर शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा ट्विटर पे। लेकिन फिर भी इतना बड़ा डाइल्यूशन के बाद अब इसमें लॉन्ग टर्म स्टोरी को ढूंढना थोड़ा मुश्किल या रिस्की हो सकता है, तो उसका ध्यान रखिएगा आप इसका। मदरसन सुमी हो गया। गोकुल एग्रो कौन सी कंपनी सर, इसके बारे में मैं जानता भी नहीं, माफ़ी इसके लिए। रही बात इंडसइंड बैंक, इस पर आप ज़रूर बने रहिए हेमंत सर, क्योंकि बैंक में एटलीस्ट टॉप 5 में बेटर नाम इसी का आता है। चला बहुत है, 400 रुपये चल के लेवल तक आया, लेकिन 3 गुना हो गया रादर, लेकिन फिर भी आप बने रहिए। ग्रुप भी ठीक है, हिंदुजा ग्रुप की कंपनी है, पुराना बैंक है और देश में अच्छे नामों में इसका नाम शुमार है, तो टॉप 5 में। बस ये टेलीकॉम एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा रखता है, तो वोडाफोन, आइडिया, IDFC फर्स्ट, इस तरह के जो IDFC लिमिटेड जो इस तरह के नाम है उनमें एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा है, टेलीकॉम एक्सपोजर ज़्यादा है बेसिकली इसका, लेकिन बाकी अदरवाइज ठीक है। तो आप बने रहिए, ज़्यादा बेटर है इंडसइंड बैंक में, लेकिन गोकुल एग्रो मुझे आइडिया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिनसे आज हमने बातचीत की, और बहुत बहुत माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए @सुमित रिसर्च है मेरा ट्विटर हैंडल है, और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें।